अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आईसीएस लेक्चर नंबर 9 और ये हमने पढ़ना है इफ़ेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई अपॉन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो आप पहले ही पढ़ के आए हैं कि इक्विलिब्रियम वहाँ पर होता है जहाँ डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ जाती है। कल जो हमने पढ़ा था, आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब मुख्तलिफ़ केसेस आएंगे, मुख्तलिफ़ 11 केसेस आएंगे जिनमें कि हम डिमांड या सप्लाई में चेंजेस करने से ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब पहला केस है फिक्स सप्लाई बट एन इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। फिक्स सप्लाई पेरिशेबल गुड्स की होती है। आपके पास एक वर्टिकल सप्लाई कर्व है, एसएस नज़र आ रहा है आपको, ये वाला जिसको हम, ये एसएस आपको, ये जो है ये एसएस सप्लाई कर्व है वर्टिकल। पहले डिमांड ये है, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ये है और इक्विलिब्रियम प्राइस इतनी है पी। लेकिन डिमांड फ़र्ज़ कीजिए बढ़ के डी डैश हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस खुद बहुत ज़ाहिरी बात है, सप्लाई तो बढ़ी कोई नहीं है तो प्राइस ने इंक्रीज़ करना है, वो बढ़ गई, इक्विलिब्रियम E1 पे शिफ्ट हो। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि डिमांड गिर गई है तो प्राइस भी इसकी गिर जाएगी, ठीक है। अब इफ़ेक्ट्स क्या आ रहे हैं? दो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। क्वांटिटी देखें अनचेंज, ओ क्यू हर लेवल पे ओ क्यू, क्योंकि सप्लाई आपकी है ही फिक्स्ड, ये पेरिशेबल गुड है, फिक्स्ड सप्लाई है, तो आप देखें कि क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज। विद इंक्रीज इन डिमांड मूव्स फॉरवर्ड अपवर्ड फ्रॉम P to P1, ड्यू टू डिक्रीज इन डिमांड प्राइस फॉल्स फ्रॉम P to P2। अब आप ये देखिए कि ये बिल्कुल आसान है ना। अब इसी तरह किसी एक चीज़ को हिलाकर कम या ज़्यादा करके हमारे पास 10 मोर केसेस आएंगे। आई रिपीट, ये इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम के मुख्तलिफ आपको सूरतें दिखाई जाएंगी, केसेस दिखाए जाएंगे, और यही आपके पास उर्दू मीडियम वालों के पास है। शय की तवाज़नी और तवाज़नी मकदार पर तलब और रसद में तब्दीली के असरात, इनके पास भी बिल्कुल मुय्यना रसद है, यानी फ़िक्स्ड सप्लाई पर तलब में कमी, ये कमी हुई है तो प्राइस गिर गई है, बेशी हुई है तो प्राइस बढ़ गई। अब दूसरा ये है कि रसद ना बदले, लेकिन आपके देखें आपकी वजाहत काफ़ी लंबी दी गई है, लेकिन इंग्लिश वालों की वजाहत जो है ना वो छोटी सी है, उसमें ना 2 पॉइंट्स देकर इफ़ेक्ट्स लिख दिया गया, ठीक है, और एक्सप्लेनेशन देखें छोटी सी बता दी, ठीक है, और फिर उसके इफ़ेक्ट्स लिख दिए। आपके जो उर्दू की बुक है ना उसमें इफ़ेक्ट्स नहीं दिए हुए, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप बहुत मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन लिखें और इफ़ेक्ट्स लिख दें, असरात, ठीक है। अब रसद ना बदलें लेकिन तलब कमो बेश हो जाए। अब आपके पास एक और नया केस आ गया कि रसद जो है उसका कर्व जो है वो देखे बिल्कुल अपवर्ड स्लोपिंग, पॉजिटिवली स्लोपिंग है, लेकिन तलब कमो बेश हो जाए। तलब पहले वाला जो है वो डी है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस इतनी है, लेकिन तलब बढ़ जाती है और डिमांड कर्व डी डैश हो जाता है, तो ये रसद को यहाँ काटता है और प्राइस भी इंक्रीज़ होती है और आपके पास क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई। लेकिन तलब अगर गिर जाती है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है नीचे की तरफ डी डैश पर, और इक्विलिब्रियम डी इन, वैसे मैं यूजुअली समझती हूँ कि डैश की बजाय इसको इक्विलिब्रियम 1, इसको इक्विलिब्रियम 2 कहना चाहिए, ताकि, और इसको D1 D2, ताकि ज़्यादा वो डैश से ज़्यादा ज़रा हो जाता है। तो आप देखें
यहाँ पर फिर प्राइस भी फॉल किया है और क्वांटिटी भी फॉल की है। ये आपने इजाफा देखा, अगर तलब बढ़ जाएगी तो इजाफा आया और तलब घट जाएगी तो कमी आ जाएगी। इन केस के फिक्स्ड रसद की फिक्स्ड ना हो, बल्कि रसद जो है उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही, उसका कर्व जो है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रसद वहीं की वहीं है, लेकिन डिमांड में तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो आपके पास ये आएगा। इसको इंग्लिश में देखें, इंग्लिश वालों ने इफ़ेक्ट्स लिखे हुए। आपने इसी तरह ये सवाल जो है ना आता है और एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है और वो ना आपसे बल्कि बाज़-औक़ात डिटेल लिखे बगैर ही कह देते हैं कि आप लिखें कि तलब और रसद में तब्दीलियों से इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असरात आते हैं। तो आपने ये 11 केसेस लिख देने, और बाज़ औक़ात वो ना बच्चों को सहूलत के लिए सिर्फ लिख देते हैं सप्लाई अनचेंज बट राइज एंड फॉल इन डिमांड, डिमांड अनचेंज, 4-5 केसेस बता देंगे कि ये आपने करने हैं। तो आप फिर उनकी डायग्राम बनाएं, छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिखें और इफ़ेक्ट लिखें। अब इक्विलिब्रियम प्राइस राइज करेगी पी से एंड बिकम्स ओपी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीजेज फ्रॉम क्यू डैश एंड इट इज़ नाउ क्यू ओ क्यू डैश, ठीक है। फिर दूसरा इफेक्ट क्या आएगा, जब प्राइस फॉल कर रही है तो दूसरे भी तो फॉल पर भी तो असर आ रहा है ना, फॉल में प्राइस भी साथ ही गिर जाएगी और क्वांटिटी भी गिर जाएगी, ठीक है। 2 इफ़ेक्ट्स आएंगे इसमें, क्योंकि आपने रखा है सप्लाई अनचेंज रखी है और डिमांड में फॉल हुई है और राइज हुआ है, यहाँ पर राइज हुआ है पहले फिर फॉल। अब नंबर 3 केस आ गया, डिमांड अनचेंज बट सप्लाई राइजेस एंड फॉल्स। अब आपने डिमांड कर्व को साकिन कर दिया। इसको याद करने के लिए यही आप रखेंगे ना, पहले आपने एक वर्टिकल डिमांड कर्व रखना है, फिर ये वाला वर्टिकल रखना है यानी कि फिक्स्ड सप्लाई रखना है, फिर आपने सप्लाई को नहीं बदलना सप्लाई कर्व को, लेकिन डिमांड को फॉल और राइज करवा देना है, फिर आपने डिमांड को नहीं बदलना अनचेंज रखना है, लेकिन सप्लाई को राइज और फॉल करा देना। तो आपके पास तीसरा केस बन जाएगा। उससे आपके पास देखें सप्लाई इधर से जब प्राइस राइज करती है तो ओपी से ओपी डैश डैश प्राइस राइज कर जाएगी जब आपकी सप्लाई कर्व चेंज होगा। ई से ये देखिए प्राइस राइज कर रही है पी डैश डैश क्योंकि क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी ओ क्यू बार यानी ओ क्यू टू पर आ जाएगी। फिर ये इफेक्ट्स आ गए। अब आपके पास और इसी तरह आप इसमें दूसरा इफ़ेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि जब प्राइस फॉल करती है तो फिर क्या होगा, वो आप देखेंगे प्राइस फॉल करेगी तो नहीं, जब सप्लाई फॉल करती है सप्लाई फॉल करती है तो प्राइस बढ़ती है और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। सप्लाई एक्सपैंड करती है या मज़ीद राइज़ करती है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है और प्राइस भी थोड़ी सी गिरती है। अब आपके पास एक आ जाता है कि डिमांड और सप्लाई में इक्वल राइज हो, ठीक हो गया। ये केसेस थोड़े थोड़े फ़र्क से बनाए जा रहे हैं। अब आपके पास ये 136 सफ़े पे है और जो उर्दू वाले हैं उनके पास भी इसी तरह ही है। ये देखें आपका नंबर 4 केस आ रहा है, ये वाला तलब और रसद में बराबर इजाफा एक ही समत में तब्दील। देखें डी राइज कर रहा है और सप्लाई भी राइज कर रही, दोनों का एक नया इक्विलिब्रियम बना और सिर्फ क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस जो है वो नहीं बढ़ी। इफ़ेक्ट क्या आया कि क्वांटिटी ओ क्यू डैश होगी, ओ क्यू से बढ़ गई, लेकिन क्योंकि दोनों में एक जैसे एक ही वक्त में साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में कहते हैं साइमल्टेनियसली को,
साइमल्टेनियसली चेंज आई है, डिमांड भी राइज़ की है, उसके साथ ही सप्लाई भी राइज होगी, इस वजह से प्राइस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। ये आपका नंबर 4 हो गया। इसका जो इफ़ेक्ट्स हैं वो यही हैं, प्राइस रिमेन्स द सेम, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू डैश। फिर आपके पास आ जाता है इक्वल फॉल इन डिमांड एंड सप्लाई। अब सप्लाई और उस पहले आपने राइस का है ना, एक जितना राइज हुई हैं तो क्या हुआ है कि क्वांटिटी उतनी रही, लेकिन इक्वली फॉल कर जाती है, डिमांड पीछे आ रही है, नीचे की तरफ गई है, ये भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुई है, नया इक्विलिब्रियम आया है, क्वांटिटी सिर्फ घटी है, प्राइस को कुछ नहीं हुआ। अब आपको समझ आ रहा होगा, इफेक्ट्स आराम से आप निकाल सकते हैं। प्राइस रिमेन्स अनचेंज, क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ। ये बहुत आसान सवाल है बेटे। आपने इक्विलिब्रियम प्राइस वो इसको पूछते हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैसे बनाते हैं, तो आपने वो जो पहले सबसे वाला बनाया था, जो पिछले लेक्चर में हमने किया था यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये आपने बताना है। और उसके साथ अगर वो केसेस भी मांगते हैं, वरना वैसे तो ये सवाल लंबा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो 2-3 केसेस नीचे लिखें, वो कहें कि इनकी ज़रा डायग्राम तो बना कर उनको एक्सप्लेन कर दें और इफ़ेक्ट्स बता दें। तो ये इतना आसान है कि आप लोग बहुत आसानी से इसको, मतलब 2-3 दफ़ा इन डायग्राम्स को बनाएं ना। अब इक्वल फॉल पर बना लें, कोई चेंज नहीं हुई, सिर्फ क्वांटिटी बदली है, प्राइस नहीं चेंज हुई। अ ग्रेटर राइज इन डिमांड दैन सप्लाई। अब आपने क्या करना है कि डिमांड कर्व को कितना बहुत ज़्यादा फ़र्क से बढ़ा देना, राइज करा देना, और सप्लाई को थोड़ा राइज कराना है। अब सप्लाई कम है, डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो फिर क्या होगा, ज़ाहिरी बात है प्राइस तो बढ़ेगी और क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, क्योंकि बढ़ी हुई प्राइस पर सप्लाई हमेशा ज़्यादा हो जाती है। अब इसके इफेक्ट्स देखें, प्राइस राइजेस फ्रॉम ओ पी टू ओ पे, क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ क्यू बार। फिर आपके पास नंबर 7 केस आ जाता है। ये 7 नंबर केस है। इसमें देखें, अ स्मॉल राइज इन डिमांड देन सप्लाई। राइज डिमांड में छोटी सी राइज हुई है, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा फैल गई है, कोई प्रोडक्शन टेक्निक अच्छी आ गई है, रॉ मटेरियल या कोई डिस्कवरी होगी तो एकदम फैल गई, तो फिर असर क्या आपके पास आएगा, इफ़ेक्ट आपके पास है, प्राइस फॉल करेगी और क्वांटिटी राइज करेगी। क्वांटिटी देखें, ओ क्यू से ओ क्यू डैश पर चली गई, क्योंकि डिमांड में उतना इजाफा नहीं हुआ जितना कि सप्लाई में हो गया, तो फिर तो कीमत गिरनी है ना जी, बाज़ार में चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं और उतनी डिमांड है नहीं। फिर कंपैरेटिवली मोर डिक्रीज इन प्राइस डिमांड दैन फॉल इन सप्लाई। डिमांड में फॉल हो रही है, ज़्यादा फॉल कर गई है डिमांड, और सप्लाई भी फॉल किया, लेकिन उसके जितनी नहीं, थोड़ी। उस सूरत में भी क्या होगा कि प्राइस कम होगी और क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो भी कम होगी, लेकिन वो ज़्यादा कम होगी और प्राइस थोड़ी कम होगी। इसके इफ़ेक्ट में यही है, प्राइस फॉल करेगी थोड़ा और क्वांटिटी डिक्रीजेस फ्रॉम ओ क्यू टू ओ। ये आपने पहले से ही इक्विलिब्रियम पॉइंट बेटे बना लेने, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, और फिर आपने ना उसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करें, ताकि इतना टाइम नहीं होता कि आप पहले ये वाले दोनों बनाएं फिर डॉटेड करें। हो सकता है आप डॉटेड जहाँ करें वहाँ पर आपके पास ना हो। आपने पहले ये पॉइंट डिसाइड कर लेना है अपने ग्राफ पे कि ये मैंने ई बनाना है और ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा बनाना है, तो यहाँ पर आप सप्लाई को मूव कर दें डॉटेड लाइन लगा के। डॉटेड का मतलब होता है ये चेंज वाला है, ठीक है, जो चेंज हुआ है, जो फुल कंटिन्यूस लाइन होती है वो होती है कि ये ओरिजिनल थी। यहाँ पर आपका एक और इक्विलिब्रियम आया, आपने वो फिर बता देना, और आपने इन पोजीशंस को याद रखना है। ज़ाहिर बात है याद तो आपको करना ही पड़ेगा, समझना होता है और फिर याद भी रखना होता है। अ लिटिल फॉल इन डिमांड दैन डिक्रीज इन सप्लाई। अब ये आपके पास नंबर 8 आ गया, 9 आ गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारा ना टाइम ख़त्म होता जा रहा है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो मैं इसको ना नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म कर देती हूँ। थैंक यू।